नमस्कार। कथुरवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट है 2023 का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2023 में ये एंट्रेंस हुआ था। इसके बारे में हम बात करेंगे। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो कई बार बच्चों के लिए बड़ी समस्या होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, तो एक प्रीवियस ईयर पेपर मुझे भी कहीं से ढूंढना पड़ा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे और इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये टेस्ट पहली बार हुआ है वहाँ पे 2023 में। इससे पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे, ठीक है। तो बाकी की यूनिवर्सिटी जो हैं, जैसे CBLU है, CDLU है, या CRSU है, या MDU हो, या IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी है, क्वेश्चन वहाँ पर भी ऐसे ही आते हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। MDU यूनिवर्सिटी जैसे हर बार टेस्ट लेती है, CBLU भी लेती है, CRSU भी लेती है, तो ज़्यादा आपको MDU के जो हैं वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से भी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए, हम इसको डिस्कशन में लेते हैं और करते हैं इसके बारे में बात। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण क्या है। द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज। कौन सी अप्रोच है जो सबसे पुरानी अप्रोच है जो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ की जाती है। देखो, हिस्टोरिकल अप्रोच भी यूज होती है, फिलोसफिकल अप्रोच भी यूज होती है, लीगल अप्रोच भी होती है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी होती है। सबसे नई अप्रोच तो हम मान करके चलेंगे कि जो लीगल अप्रोच है, और उसके बाद फिर ये संस्थागत अप्रोच है, उससे पहले फिर हम जाएंगे ये हिस्टोरिकल अप्रोच। और सबसे पुरानी अगर हम अप्रोच की बात करें कि तो वो है दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफिकल अप्रोच। तो सबसे पुरानी अप्रोच कौन सी हुई? दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफिकल अप्रोच। इसके बाद जो है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ का, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात जो करता हो, कौन व्यक्ति करता है इस बारे में? ये आता है आपका सिस्टम अप्रोच के बारे में। सिस्टम अप्रोच की जब बात होती है तो वहाँ पे डेविड ईस्टन जब समझाते हैं सिस्टम अप्रोच को, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो वैध हो, अथॉरिटेटिव तरीके से किया जाए। यानी कि गवर्नमेंट क्या है? अथॉरिटी। एलोकेट क्या करना? रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज क्या है? वैल्यूज, ठीक है। उन वैल्यूज़ का, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन करना अथॉरिटेटिव तरीके से, लीगल तरीके से, ताकि वो सब लोग मान सके। तो इसका आंसर क्या मानेंगे हम? डेविड ईस्टन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एन्यूमरेटेड इन द, किसके अंदर? मतलब कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों की गणना की गई है। कहाँ पे की गई है? केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ कहाँ पर होती हैं? तो हम सब जानते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर होती हैं। 3 लिस्ट है हमारी। यूनियन लिस्ट है हमारी, एक कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और एक और रह जाती है हमारी 249 आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारी 246 के अंदर आ जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है केंद्र सरकार की सारी शक्तियाँ हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर जो है राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं, समवर्ती सूची बनती जो है, कंकरेंट लिस्ट जो बनती है, उसके अंदर केंद्र और संघ जो दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रायोरिटी जो वो संघ के कानून की रहेगी, यानी कि केंद्र सरकार के कानून जो वो पहले माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। संघ और समवर्ती सूची में दी गई शक्तियों को अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास, यानी कि सरकार के पास, ये मैं जो कह रहा था, रेजिडरी पावर, ठीक है, ये भी आती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र सरकार के पास रहती हैं। देखो, एक तो उसके पास ये तो है ही कि संघ सूची उसके पास रहती है, ठीक है। समवर्ती सूची में भी प्राथमिकता उसी के कानून को रहेगी, राज्य सूची में राज्य को कानून को रहेगी। लेकिन रेजिडरी पावर जो हैं, रेजिडरी पावर के अंदर जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उसके अंदर भी जो है संघ सरकार की जो है वो रहती है प्राथमिकता की। संघ सरकार ही उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूचियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। इसके बाद हु सेड मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए पूछे गए हैं। तो ये कह रहा है कि मनुष्य जो है वो पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह जो वो जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो इसके लिए आएंगे रूसो को याद रख लेना, कि रूसो इस तरीके की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, यानी कि भारत में नियोजन जो है, प्लानिंग जो बनती थी, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। किस तरीके से प्राप्त करता है?
कौन सी चीज़ें हैं जो उसके प्लानिंग में कामयाब बनाती हैं उसे। तो हमारे लिए जो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट, उनके बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, तो यहाँ पे वो सारा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम देख पाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो गाइड करते हैं स्टेट को कि वो नियोजन को कामयाब कर सकें। इन इंडिया पब्लिक ऑर्डर इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन आइटम इन, मतलब कि भारत में सार्वजनिक आदेश को संविधान में मद के रूप में किस सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? सार्वजनिक आदेश। तो कहाँ पे शामिल होगा? पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर की बात किस लिस्ट में की गई है? संघ यानी कि राज्य सूची के अंदर की गई, स्टेट लिस्ट के अंदर की गई है। आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि यहाँ पे देखो लिस्ट से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका मतलब है कि एक जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है इन्होंने एक ही जगह से पूछे हैं। इसके बाद जो है आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 30 क्या बात करता है? आर्टिकल 30 जो है, अनुच्छेद 30 जो किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं शैक्षणिक संस्थानों को बनाने के लिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन है भारत के अंदर? ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। ठीक है, ये अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, तो इनको यहाँ पे रख लेना है आपको, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करने की शक्ति केवल किसके पास है? तो किसके पास है ये? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के पास, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उन दोनों के पास ही हमारी शक्ति रहेगी। हैबियस कॉर्पस जो जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट जो अपने स्टेट में जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट वो देश में किसी भी जगह पे जो है हैबियस कॉर्पस को जारी कर सकता है। हाई कोर्ट किसके तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, इसको याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं करता है? कि अरस्तु एक आवर्धित व्यक्ति हैं, अरस्तु क्या कहता है? द स्टेट इज मैग्नीफाइड इंडिविजुअल, कि मैग्नीफाइड इंडिविजुअल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हेगल राज्य पृथ्वी पर भगवान का रास्ता है, मतलब कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं? आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, यानी कि मार्क्स मॉडर्न स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉइटेशन, ये भी ठीक बात है। गांधी स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, यानी कि राज्य केंद्रीय प्रारूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि गांधी अराजकता को समर्थन करते हैं, अराजकतावादी हैं फिलोसफिकल तौर पे। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? अरस्तु ये नहीं कहते कि मैग्नीफाइड इंडिविजुअल है, स्टेट जो मैग्नीफाइड इंडिविजुअल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है कि प्लूरलिस्ट बिलीव्ड दैट, यानी कि बहुलवादी लोग जो हो किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो बहुलवादी लोग जो हैं वो ये देखिए, राज्य सभी संघों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, कैसा है? राज्य की शक्ति संपूर्ण आंतरिक और बाह्य है, ऐसा है। ठीक है, राज्य भी समाज के संघों में से एक है, ये बात ठीक है। बहुलवादी लोग जो प्लूरलिस्ट जो हैं वो यही बात बोलते हैं कि स्टेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि स्टेट भी जो है एसोसिएशन है समाज की, लेकिन वो सबसे बड़ा एसोसिएशन मान सकते हैं हम उसको, ये नहीं कह सकते वो समाज से अलग है, लेकिन ये समाज का ही एक हिस्सा है। समाज और राज्य समकालीन और क्षय व्यापक हैं, तो हमें बहुलवादी लोग जो इस चीज़ में विश्वास करते हैं ये याद रख लेना है। राज्य की भी जो वो समाज के एसोसिएशन में से एक है। संप्रभुता का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से किसके उदय के साथ जुड़ा है? निरंकुश तानाशाही। संप्रभुता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? मतलब देखो, सॉवरन की थ्योरी जो हो वो किसके साथ जुड़ी हुई है? हिस्टोरिकल एसोसिएशन तौर पे हम देखेंगे कि सॉवरेनिटी का सिद्धांत कहाँ पे आएगा। तो संप्रभुता का सिद्धांत जो वो निरंकुश राजशाही के साथ जुड़ा हुआ है। आपको होब्स पढ़ना होगा, ठीक है, होब्स इस बारे में बात करते हैं, तो होब्स बोलते हैं एब्सोल्यूट सोवरन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये निरंकुश राजशाही की बात होगी। नेक्स्ट आता है कि सुरक्षात्मक भेद की नीति बढ़ावा देना चाहती है। सुरक्षात्मक भेद की नीति मतलब कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सिक्स टू प्रमोट, किस चीज़ को बढ़ावा देती है? सुरक्षात्मक भेद की नीति। तो सुरक्षात्मक भेद की नीति जो है वो बढ़ावा देती है मूल समानता को, यानी कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी को, ठीक है, ये याद रख लेना है, मूल समानता, इसके ऊपर वो बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में किसके लिए प्रावधान है? गांव, जिला स्तरों पर पंचायत और राज्य संस्थाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है? नहीं, 2 नहीं किया है, हमें पता है 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ठीक है। गांव और ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, नहीं, ये भी गलत है। गांव और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को 2 श्रेणियों में, ये भी गलत है। गांव, ब्लॉक, जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को 3 श्रेणियों में, ये बिल्कुल ठीक बात है,
ठीक है, हम जानते हैं कि एक तो ग्राम सभा बनती है, एक ब्लॉक समिति बनती है, एक जिला परिषद बनता है, तो 3 जगह पे डिवाइड किया गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संदर्भ में उदारीकरण का अर्थ है। ये आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि भारतीय संदर्भ में ये सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। कम्युनलाइजेशन, कम्युनलिज्म का उचित तरीके से समुदाय की सेवा करना, ये पहला ऑप्शन है, उचित तरीके से समुदाय की सेवा करना। राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक पहचान का उपयोग करना, जातीय भावनाओं से बंधे लोगों का एक समूह, अन्य समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। नहीं, भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक पहचान का उपयोग करना, यानी कि अपनी धार्मिक पहचान जो होती है उसका उपयोग करना राजनीतिक फायदे के लिए, ये बनेगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़े वर्ग आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। पिछड़े वर्ग आंदोलन का, ओबीसी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? ज्योतिबा राव फुले को, याद रख लेना इस बात को। अंबेडकर किसके लिए जाने जाते हैं? अंबेडकर जाने जाते हैं भारत में एससी दलित मूवमेंट के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट मूवमेंट के लिए, लेकिन पिछड़े वर्ग आंदोलन के लिए जो है वो ज्योतिबा राव फुले जाने जाते हैं। और ईवी रामास्वामी नायकर किसके लिए जाने जाते हैं? ये द्रविड़ मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया भारत में सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद पूछ रखा है आपका कि स्वेच्छातंत्रवाद का सबसे उत्कृष्ट समकालीन समर्थक कौन है? स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म, याद रखिएगा, लिबर्टेरियनिज्म का वर्तमान में समकालीन दौर में, समकालीन दौर का मतलब आप समझेंगे कि 1950 के बाद की बात है, तो 1950 के बाद ही यानी कि 2000 तक की हम बात करेंगे, तो इसके अंदर रॉबर्ट नोजिक को सबसे बड़ा इसका प्रोपोनेंट माना जाता है, सबसे बड़ा एडवोकेट्स माना जाता है, तो रॉबर्ट नोजिक को यहाँ पे याद रख लेना है। रोल्स जो वो इगैलिटेरियन थिंकर हैं, ठीक है, ये लिबर्टेरियन की बात नहीं करते हैं। हैबरमास जो हैं वो क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दिखाएं, ये डवर्किंग दिया हुआ, डवर्किंग भी जो है जस्टिस की थ्योरी से जुड़े हुए हैं और इगैलिटेरियन से जुड़े हुए हैं, याद रख लेना इन चीज़ों को। इसके बाद जो है द आइडियल ऑफ इंटरनेशनलिज्म इन्वॉल्व्स, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद के आदर्श में शामिल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद वाले लोग कहते हैं कि राष्ट्र का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए, क्या ये बात कहते हैं? नहीं, ये नहीं कहते कि राष्ट्र तो बना रहना चाहिए, ये कहते हैं राष्ट्रवाद का आंशिक परित्याग करना चाहिए। ये इस बात को समर्थन करते हैं कि राष्ट्रवाद जो है उसको हमें जो है पार्शियली तौर पे छोड़ देना चाहिए, पार्शियली तौर पे कम छोड़ना, ठीक है। राष्ट्रों की सांस्कृतिक विशेषता की उचित मान्यता, नहीं, ये नहीं आता है। सांस्कृतिक विशेषता को मान्यता देने की बात ये लोग नहीं करते हैं। ये जो है मल्टीकल्चरलिज्म की तो बात है यहाँ पे, लेकिन सांस्कृतिक मान्यता क्या था पे ये नहीं कहती, ये एक यूनिटी की बात करते कि दुनिया की एक ही संसद हो, ठीक है। तो सांस्कृतिक विशेषता की अमान्यता ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद का आंशिक परित्याग। इसके बाद है, क्योंकि इनकी डिबेट ही नेशनलिज्म के ऊपर है, तो ये नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि पार्शियली तौर पे हमें नेशनलिज्म को छोड़ना पड़ेगा, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली तौर पे। नेक्स्ट है मैक्सिकन दृष्टिकोण। मैक्सिकन दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसमें वर्ग युद्ध का विस्तार मानते हैं, यानी कि द मैक्सिकन व्यू ट्रीट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास वॉर इन, किस चीज़ के संदर्भ में मानते हैं? नेशनल पर्सपेक्टिव के तौर पे क्लास वॉर को, ठीक है, ये याद रख लेना है। नेशनल पर्सपेक्टिव यानी कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन को दर्शाने वाले वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के विचार की भविष्यवाणी की गई थी, किसने की गई थी? इस विचार को समर्थन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? देखिए, इमैनुअल वोल्स्टीन नाम आएगा इसका, ये जॉर्ज वोल्स्टीन लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इमैनुअल वोल्स्टीन नाम आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये व्यक्ति थे जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को लेकर के आते हैं। इससे पहले एक व्यक्ति और भी थे, रॉबर्ट कॉक्स भी इसी बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर में इमैनुअल वोल्स्टीन आएगा, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन तो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन जो हैं वो डेमोक्रेटाइजेशन से जुड़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी की 3 लहर आती हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है, ये 3 वेव बताता है। और इसमें रिवर्स वेव भी है, इसमें भी रिवर्स वेव है, इसका भी रिवर्स वेव है, तीनों के रिवर्स वेव आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है विच वन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार के गठन में कौन योगदान नहीं देता? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कौन नहीं देता? इंटर स्टेट राइवलरी, कि भी अगर हम एक बात देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार तो देता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार होगा तो एक सरकार बनने की कोशिश होती है,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कोशिश करता है। लेकिन अंतर्राज्यीय प्रतिद्वंद्विता कभी नहीं करेगी। इंटरस्टेट राइवलरी जो है वो कभी भी जो है एक सरकार की बात नहीं, क्योंकि आपस में द्वंद्व चला हुआ, आपस में जो है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये सहयोग करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बना रहेगा तो बात बनेगी आगे, ठीक है। 22 का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मार्क्सियन बिलीव्स दैट। मार्क्सवादियों का क्या मानना है? मार्क्सवादियों का मानना है कि, मतलब क्या मानते हो? वास्तविकता तर्कसंगत और तर्कसंगत वास्तविक है, यानी कि द रियल इज़ द रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल। क्या ये बात मानते हैं? ये बात किसकी है? ये बात हीगल की है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट ही हीगल ने दी थी, हेगल इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो है सामाजिक संबंध भौतिक स्थितियों में नहीं थे, ये बिल्कुल ठीक बात है। सोशल रिलेशंस आर द रूटेड इन द मटेरियल कंडीशन। देखो ये बात ये बोलते हैं कि दुनिया का इतिहास जो वो मटेरियल कंडीशन के ऊपर बेस रहा है, और मटेरियल कंडीशन में क्या चीज़ लेते हैं ये? इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो हो वो सबसे मेन है और इकोनॉमी के आधार पे चीज़ें बनी हैं, ठीक है। इसके बाद मानव मन की प्रगति के प्रकाश में मानव संबंधों को समझा जा सकता है, नहीं ये नहीं है। ये मानव चेतना है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन को निर्धारित करती है, नहीं ये भी नहीं है। मानव चेतना नहीं डिसाइड करती है, मटेरियल डिसाइड करता है। मानव चेतना की बात हीगल करेंगे, ये हीगल के यहाँ भी दो बातें दे रखी हैं, ये हीगल करेंगे, ठीक है, ये भी हीगल करेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने यथार्थवादी सिद्धांत में मार्गन्थो की राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्ता का अर्थ है। देखो यथार्थवादी सिद्धांत के अंदर मार्गन्थो आते हैं, मार्गन्थो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता का अर्थ है, क्या अर्थ है? देखो राजनीतिक स्वायत्ता का अर्थ है, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की स्वायत्ता, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। विधायिका की तुलना में निर्णयकर्ता की स्वायत्ता, नहीं ये भी नहीं होगा कि भाई विधायिका की तुलना में कोई डिसीजन मेकर जो हो वो इसके बारे में स्वायत्ता लेगा, नहीं। विचारों के अन्य मानकों की पूर्ण अपेक्षा में राजनीतिक कार्रवाई की स्वायत्ता, बिल्कुल राजनीतिक कार्रवाई की बात होगी कि पॉलिटिकल एक्शन जो हो वो कैसा होगा, मतलब कि ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन इन कंप्लीट डिसरिगार्ड टू अदर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स, ठीक है, ये आएगा इसका। नेक्स्ट जो है 25 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रोपाउंडेड द सिस्टम अप्रोच टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में किसने बात की है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले डेविड ईस्टन दिया हुआ, तो डेविड ईस्टन तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं, गैब्रियल आलमंड भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आएंगे एमसी मैकलैंड। एमसी मैकलैंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिस्टम थ्योरी को यूज़ करते हैं, तो एमसी मैकलैंड को याद रख लेना है। इसके बाद जो हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हो वो कौन नियुक्त करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरीली 6, यानी कि सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है वो मुख्य रूप से क्या चाहती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात की जाती है, तो राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगा। ऐतिहासिक की तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो बात गलत है। राजनीतिक कर्तव्य के आधार पर व्याख्या करना, यानी कि राजनीति का जो कर्तव्य है उसके आधार पर व्याख्या करता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसे इतना ही काम करना है, उसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसकी यही जिम्मेदारी है। यथास्थिति को ठहराने के लिए नहीं, स्टेटस को बनाने के लिए कोई बात नहीं करता। क्रांति द्वारा समाज में मौलिक परिवर्तन लाने की बात करता है कि क्रांति से समाज में परिवर्तन आएगा, नहीं इसकी बात नहीं करता, ये भी बात नहीं करता। तो ये बात करता है कि स्टेट जो है टू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ये बात करें। राज्य कर्तव्य के आधार पर व्याख्या करने की बात करता है, तो राज्य की व्याख्या की है कर्तव्य के आधार पर। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक स्थिति के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी का पहला प्रोपोनेंट कौन है, तो आप सब जानते हैं लिबरल थिंकर। सबसे पहले लिबरलिज्म का फाउंडर किसे कहते हैं, हम कहते हैं जॉन लॉक को, तो जॉन लॉक को यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। ये जो है जीन जैक रूसो जो है ये पॉपुलर सॉवरेंटी से जुड़े हुए हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, टीएस ग्रीन। इसके बाद जो है रोल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है, रोल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो किस आधार पे है, तो उसकी सीधी सी बात है विभेद सिद्धांत के ऊपर, यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है, ठीक है। इक्वलिटी पे बात नहीं करता, डिजर्ट पे बात नहीं करता, एंटाइटलमेंट पे बात नहीं करता, पात्रता। एंटाइटलमेंट तो मतलब हो गया कि योग्यता के आधार पे, ठीक है, और समानता के आधार पे भी वो जो है वो बात नहीं करता, वो कहता है कि डिफरेंस प्रिंसिपल, विभेदात्मक सिद्धांत के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट जो निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार माना जाता है, मतलब कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सिविल राइट, किसको जो है हम ये मानते हैं कि नागरिकता का अधिकार कौन सा है,
तो नागरिक अधिकार के अंदर जब हम तो सार्वजनिक रोजगार का अधिकार नहीं, ये रोजगार का अधिकार तो है लेकिन इसको फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते। चुनाव और निर्वाचित होने का अधिकार, निर्वाचित होने का भी अधिकार लेकिन सिटीजन राइट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। संपत्ति का अधिकार ये भी नहीं आएगा। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो ये आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसने ये विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय को हटा लिया जाए राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा। ये स्टेटमेंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरीके के आते हैं। तो सेंट ऑगस्टाइन जो है वो इस तरीके की बात करता है। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 550 हैं अधिकतम। ठीक है, और अगर एक विधानसभा की बात की जाए तो उसके अंदर कितने होंगे? मैक्सिमम एक विधानसभा कितने सदस्यों की हो सकती है? 500 विधायकों की। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है, याद रख लेना है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद है हु कॉल्ड महात्मा गांधी ए हाफ नेक्ड फकीर, मतलब किसने कहा कि अर्धनग्न फकीर? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल ने ऐसी बात बोली थी कि आधा नंगा फकीर आ गए। निम्नलिखित से कौन जो खेल सिद्धांत का प्रतिपादक है? खेल सिद्धांत की बात की गई। ठीक है, यानी कि गेम थ्योरी से जुड़ा हुआ कौन है? मार्टिन सुविक है। ठीक है, मार्टिन सुविक का नाम याद रखेंगे, बाकी सारे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मार्टिन सुबविक होना चाहिए, सुबविक होना चाहिए, सुबविक होंगे। इसके बाद पूछ रखा है बैक टू वर्क नाम की एक इनकी किताब है, बैक टू वर्क, कार्ड की नीड स्मार्ट मैनेजमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ये किताब किसकी है? ये बिल क्लिंटन की किताब है। बैक टू वर्क, वाई वी नीड स्मार्ट गवर्नमेंट, ये पूरा नाम याद कीजिए, बैक टू वर्क, वाई वी नीड स्मार्ट गवर्नमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो बिल क्लिंटन, इसका नाम याद रख लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट? पीसफुल सेटलमेंट का कौन सा मेथड नहीं माना जाता है? देखो, नेगोशिएशन करना तो माना जाता है, ठीक है, मीडिएशन भी माना जाता है, बीच बचाव करना, आर्बिट्रेशन भी माना जाता है। तो दोनों साझेदारों के बीच संघर्ष ये नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी कि आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों के बीच अगर हो, लिमिटेड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कह सकते हैं, उसे नहीं माना जाएगा। लिमिटेड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट चला, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हम ये कह दें कि भी हमें संघर्ष का समाधान करना है, लड़ाई का समाधान करना, उसके लिए लिमिटेड तौर पे आप हथियार रखो, उसके हिसाब से आप जो है और उसके हिसाब से आप लड़ाई करो थोड़ी थोड़ी, उससे संघर्ष समाधान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समाधान होगा नेगोशिएशन से होगा, बीच बचाव करने से होगा, यानी कि मीडिएशन से होगा, ठीक है, आर्बिट्रेशन से होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर पता ही नहीं क्या द एक्सेप्शन ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड अप्रोच एंड, मतलब ये क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है इसका, तो इसका पता ही नहीं चलेगा क्या दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिनाइड टू, मतलब कि भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। मतलब कि भारत के संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या वंचित रखा गया? किसको वंचित रखा है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके पास नहीं? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिनाइड टू, किसको यहाँ पे रखा गया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको रखा गया, वो नहीं कर सकते। नागरिक सिविल सर्वेंट जो वो ज़्यादा कुछ भाषण वगैरह वो नहीं दे सकते। हमारे जो मेंबर ऑफ आर्म्स फोर्सेज हैं वो नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो हैं ठीक हैं, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को यूज़ नहीं कर सकते। बाई कैमरलिज्म इज़ एन असेंशियल फीचर ऑफ, यानी कि हमें बताना द्विसदनात्मक एक अनिवार्य विशेषता क्या है? भारत के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य और संघ दो यहाँ पे दल बनेंगे, राज्य और संघ के, तो दोनों के अपने अपने काम होंगे, तो इसका मतलब संघीय प्रणाली होगी, फेडरल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहाँ पे द्विसदनात्मक जो है उस तरीके से काम नहीं करता।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम संघात्मक भी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो बहुत सारी जगहों पे है, प्रेसिडेंट बहुत बनते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे बाईकैमरलिज्म चालू होता है, द्विसदनात्मक मिलती है? नहीं होती है। एकात्मक प्रणाली में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, तो यानी कि संघीय प्रणाली में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है 19वीं सदी के किस समाज सुधारक ने दलित और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो सब जानते हैं इस बारे में, तो ज्योतिबा फूले को सब जानते हैं। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, हम चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में B.R. अम्बेडकर आ जाते हैं, 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा राव फूले आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? तो सीधी सी बात है, अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये नहीं है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, OAU, आसियान, ये दोनों सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील का सिद्धांत किस किस के बीच हुआ था? इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना जो है इसके दो पार्टनर हैं इसके बीच में। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर 5 सिद्धांत है। पहली चीज़ तो अनाक्रमण, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ कि हम एक दूसरे का घाटा बाधा जो होता है व्यापार में उसको नहीं होने देंगे, उसको भी बना करके रखेंगे। ठीक है, तो और विश्व शांति को बढ़ावा देना, ये इसके अंदर नहीं आता है कि भाई विश्व शांति, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके 5 प्रिंसिपल आपको एक बार निकाल करके देख लेने। 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग करना, मतलब आर्थिक सहयोग का मतलब है कि एक दूसरे का जो व्यापार घाटा है उसके अनुसार संतुलन बना करके रखना हमें। ठीक है, तो ये भी होगा। तो विश्व शांति को बढ़ावा देने का इसका काम नहीं है। वो काम किसका है? वो काम है UNO का, वो UNO का काम है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का उद्देश्य नहीं है? WTO का उद्देश्य नहीं बताना है आपको। तो बिना भेदभाव के व्यापार, ये तो है इसका उद्देश्य। उचित प्रतिस्पर्धा यानी कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्या मार्केट एक्सेस होना चाहिए? मार्केट एक्सेस तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बात करता ही है। मार्केट एक्सेस मतलब कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में सामान पहुंचाया जा सके, वहाँ तक की पहुंच होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, ये इसका काम नहीं है। प्राइस जो रखना है वो जो पार्टनर हैं वो अपने आप देख लेंगे, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, ये इसका फीचर नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द UN असेंबली इन 1953? 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है ये विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है, जैसे नेहरू बात करते हैं उस तरीके से, तो नेहरू इसी चीज़ के फाउंडर हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के। तो कल्याणकारी राज्य की वो बात करता है, सामाजिक न्याय की भी बात करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी उसने अपनाई थी, लेकिन वो क्रांतिकारी परिवर्तन की बात नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए, देश के अंदर क्रांति हो जाए और उसके बाद चेंज हो, नहीं। वो कहता है कि धीरे धीरे बदलाव करेंगे, वेलफेयर स्टेट लेकर आएंगे, उससे बदलाव होगा, हम एक मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे जिससे हम सोशल जस्टिस को स्थापित कर सकें। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हमें रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशियली मेटेड द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट? निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ में संरचनात्मक संयोजन की नीति का पालन किया? मतलब कि तीसरी दुनिया के देश, विकसित देश। देखो क्या कह रहा है ये, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहाँ पे शुरू किए गए सबसे पहले? तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं उनके द्वारा शुरू किए गए थे 1980s के दौरान। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गए थे और उसके बाद इनको बंद भी कर दिया गया था। 2005 में ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिके? यानी कि कौन जो है राजनीतिक क्षय की बात करता है? तो सैमुअल P. हंटिंगटन बात करते हैं पॉलिटिकल डिके की। सैमुअल P. हंटिंगटन ही कहते हैं कि राजनीतिक नुकसान होना जरूरी हो जाएगा एक समय पे। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं ना, तब ये बात इस बात को भी लेकर के आते हैं। लुशियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात लुशियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है,
द प्रेशर ग्रुप्स वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ, यानी कि दबाव समूह किसके कल्याण के लिए कार्य करता है, किसके कल्याण के लिए कार्य करता है। तो वो किसके लिए करता है, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए इतना काम नहीं करते हैं दबाव समूह जो है। समाज के सभी वर्गों के लिए करता है, उसके लिए भी नहीं करता। सरकारी कर्मचारियों के लिए करता नहीं, केवल इसके सदस्यों के लिए, केवल जो इसके सदस्य होते हैं प्रेशर ग्रुप के, उसी के लिए काम करता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो हमारे सामने ये था एक क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने देखा 50 क्वेश्चन थे। केयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, 2023 में हुआ था। अब नया एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारा कोर्स चला हुआ है और इसके बाद भी जो हम कोर्स के बाद भी जो है यूजीसी नेट की कोचिंग देते हैं, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मास्टर डिग्री इसीलिए कर रहे हैं कि आप टीचिंग लाइन में अच्छे से आगे बढ़ सकें, और यूजीसी नेट की तैयारी जो है वो आप ज़रूर करिएगा। हम एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए लेकर आते हैं और एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर लगभग 400 वीडियो हैं और एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर करके हमने रखा है। उसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड कीजिए कथूरवाल, जैसे मैं बता देता हूँ आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। कथूरवाल स्कूल ऑफ पोल साइंस, इस नाम से जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपना नंबर डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको सारे कोर्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। स्टोर मिलेगा, वहाँ पे स्टोर में आपको सब कुछ दिखाई देगा, उस स्टोर में देख लेना और स्टोर में जा करके चेक कर लेना, ठीक है। कोर्स को खोलेंगे, कोर्स में कंटेंट नाम का कंटेंट पे जाइए और वहाँ पे चेक करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।